हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 विच इज़ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो अब इसमें देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सिंपल कंसेप्ट पढ़ेंगे नेशनल इनकम का कि नेशनल इनकम होती क्या है। ठीक है, और डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट्स ऑफ इनकम, ग्रॉस नेट कंसेप्ट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट पे कैसे होती है, और एग्रीगेट्स नेशनल इनकम के क्या है, नॉमिनल और रियल जीडीपी एंड वेलफेयर। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेशनल इनकम का कंसेप्ट वो बता रहे हैं क्या होता है। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम होती है सम टोटल ऑफ, सम मीन्स जब हम ऐड करके जो उसका टोटल आता है वो किस किस चीज़ों का, एक तो फैक्टर इनकम जो अर्न करती है नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब जो आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं जो इंडिया के, वो जो कमाते हैं उसका टोटल, उसको क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। मतलब मैंने, आपने, मेरे मोहल्ले में, मेरे कंट्री में, मेरे इंडिया में जितनों ने भी जो जो कमाया है वो सारा किस में कंसिडर हो जाएगा, नेशनल इनकम में। अब किस में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अब देखो एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल या फिर अकाउंटिंग ईयर। अकाउंट्स के हिसाब से ईयर कब से शुरू होता है, याद रखना ये चीज़ आपके लाइफ टाइम चलेगी। अकाउंट्स में जो ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से टिल 31 मार्च तक। ठीक है, तो हमारी जो बुक्स बनती हैं, सब कुछ जो भी बनता है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनता है। लेकिन जो हमारा कैलेंडर होता है वो कब से होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये अब इन्होंने क्या कहा है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी पूरी इंडिया की दुनिया में कमाई हुई है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, अब डेफिनेशन जो नेशनल इनकम की है वो 2 पॉइंट्स कन्वे करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री। ठीक है, अब दो चीज़ें याद रखना कि एक तो इनकम कौन सी होनी चाहिए, फैक्टर इनकम, और दूसरी कौन सी होनी चाहिए कि नॉर्मल रेजिडेंट्स की होनी चाहिए। अब फैक्टर इनकम देखो कौन सी है, फैक्टर इनकम है वो है जो पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फर्म टू हाउस होल्ड्स फॉर द यूज ऑफ द फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, अब फैक्टर इनकम वो होती है जो पेमेंट्स होती हैं, किसने करी होती हैं, फर्म्स ने पेमेंट्स करी होती हैं, किसको, ओनर्स, हाउस होल्ड्स को। ठीक है, फॉर द यूज ऑफ द फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर इनकम कौन सी होती है वो देखते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्रोड्यूसिंग यूनिट में, सपोज लेबर है, उन्होंने काम किया, ठीक है, तो वो उनके घर में इनकम गई ना, तो वो जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, जो उस लेबर को जो तनख्वाह मिली है वो फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगा। मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट, जो फैक्ट्रीज पैसा देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो इंक्लूड होगा इसमें। ठीक है, फैक्टर इनकम में। अब दूसरा फैक्टर इनकम कौन सी होगी, रेंट। ठीक है भाई, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने फैक्ट्री है मेरे पास, ठीक है, यूज ऑफ द लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। सपोज मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है और मैंने किसी से रेंट पे ले ली, तो वो जो रेंट मैंने पे किया प्रोडक्शन के लिए उसको क्या आता है, फैक्ट्री इनकम। ठीक है, अब सपोज मैंने किसी से कैपिटल ले ली कि भाई मेरे को इतना पैसा दे दो, मुझे अपने इसमें लेना है, मैं आपको ब्याज दूंगी, इस पे इंटरेस्ट पे करूंगी। मैंने किसी से 10 लाख रुपए ले लिया, भाई मुझे अपनी फर्म की प्रोडक्शन करनी है, मुझे ये टी शर्ट्स बेचनी है, बनानी है। ठीक है, तो वो जो मैंने 10 लाख लिया है, 10 लाख के बदले मैं उन्हें कहूँगी कि भाई तुम हर महीने मेरे से 10 लाख का 1% ले लिया करो। ठीक है, 10 लाख मैं अपने पास रखूंगी, यूज़ करूंगी, और उसका 1% जो है वो मैं आपको हर मंथ देती रहूंगी। अब 10 लाख का 1% देख लो कितना होता है, वो अमाउंट 10,000 बनती है। वो अमाउंट जो होगी वो मैं एज एन इंटरेस्ट पे करूंगी। वो इंटरेस्ट जो उस बंदे का होगा वो उसकी फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कौन सा, प्रॉफिट जो हाउस होल्ड्स ने रिसीव किया है बाय द यूज ऑफ द एंटरप्रेन्योर स्किल्स बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। अब सपोज भाई मेरे पास एक मशीन है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में मशीन्स होती है ना वो थोड़ी मुश्किल होती है, नॉर्मली हर इंसान नहीं बना सकता, तो लेबर होती है उसके लिए बहुत स्पेशलाइज, जो इंजीनियर होता है जो उसको मशीन को चलाता है। तो वो जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स होते हैं, वो जो उसको प्रॉफिट मिलता है उसको भी हम उसमें फैक्टर इनकम में ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम सिर्फ यही इनकम्स हैं जो हम फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम में ऐड करेंगे नेशनल इनकम में। ठीक है,
चलो, अब वो कह रहे हैं फैक्टर इनकम जो होती है वो ट्रांसफर इनकम से डिफरेंट होती है। फैक्टर इनकम बिल्कुल सही है, ट्रांसफर इनकम से डिफरेंट होती है। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है? जो किसी से डोनेशन के लिए या चैरिटी में दी होती है, वो जो हेल्प लोग करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। तो वो इंक्लूड नहीं होती, फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है जो कि हमने कमाई होती है। वाइल फैक्टर इनकम इज अर्नड इनकम, जो कमाई हुई तनख्वाह होती है वो। ठीक है। और ट्रांसफर इनकम कौन सी थी? अनअर्नड इनकम। सपोज कोई भीख में दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई डोनेट कर रहा है, इस वे में चैरिटी कर रहा है। ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट अर्नड एज रिवॉर्ड्स फॉर रनिंग फैक्टर सर्विसेज, दिस आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बिल्कुल सही। तो जो ट्रांसफर इनकम होती है, जो डोनेशन होती है, जो मदद होती है, वो हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। अब दूसरा था नॉर्मल रेजिडेंट। भाई दो चीज़ें थी याद रखना नेशनल इनकम में, कि एक तो नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? उसकी फैक्टर इनकम होनी चाहिए। फैक्टर इनकम मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन से होते हैं? सिंपल भाषा में नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जो 1 साल के लिए इंडिया में रह रहा है, इज टेकन एज ऑर्डिनरी रेजिडिंग इन द कंट्री। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है। तो 1 साल से जो हमारे भारत में रह रहा है वो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में, वो ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री कंसर्न्ड। तो मतलब जो हमारे देश में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है वो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। और दूसरा, अ पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री वेयर ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। मतलब दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि वो इंसान यहाँ पे खाता पीता कमाता, अपने कोई भी स्किल्स लगा रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई कमा रहा है, कोई खर्च रहा है, मतलब किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की होनी चाहिए हमारी कंट्री में। ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए जो कंसिडर करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट को। अब डिफरेंस भी फटाफट से जान लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स में। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? जो इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। ठीक है। मतलब इंडियंस हैं, फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे? इंडिया में ही। अब नॉन रेजिडेंट्स कौन से होते हैं? जो फॉरेनर्स हैं, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे? कनाडा और जापान में। अब इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया में ही लोकेट है, वो नॉर्मल रेजिडेंट है। फॉरेनर्स जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में लोकेट इंडिया में हैं, लेकिन है वो फॉरेनर, तो वो नॉन रेजिडेंट में आएंगे। लोकल पीपल जो वर्किंग इन ऑफिस ऑफ मॉनेटरी फंड इन इंडिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी में, लेकिन लोग लोकल है, तो वो नॉर्मल में आएंगे। एम्बेसडर इंडिया के बाकी कंट्रीज में बैठे हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया में ही आएंगे। फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो वो भी आएंगे। ठीक है। अब इंडिया के एम्बेसडर्स जो एम्बेसडर इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन है कहाँ के? बाकी कंट्रीज़ के, तो वो नॉन रेजिडेंट में आ जाते हैं। तो जर्मन है कोई यहाँ पे डायरेक्टर है ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी में, वो नॉन रेजिडेंट होगा। फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, तो ऑब्वियसली नॉन रेजिडेंट रहेगा। ठीक है। चलो, तो अब आते हैं डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम पे। ठीक है। डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है? डोमेस्टिक इनकम वो होती है, देखो अब कंसेप्ट ऑफ इनकम में क्या इंक्लूड होता है? मैक्रो लेवल पे डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट। ठीक है। दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो सम टोटल होता है फैक्टर इनकम का, मतलब चारों चीज़ों का, एम्प्लॉयज़ जो कंपनसेशन या तनख्वाह लेते हैं वो, रेंट हो गया, इंटरेस्ट यानी ब्याज, या प्रॉफिट जो भी हो गया, लेकिन कौन सा? जो जनरेट होता है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री में ही। कोई मैटर नहीं करता नॉर्मल रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, लेकिन वो होनी डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में होनी चाहिए, उसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम कौन सी थी? नेशनल इनकम थी जो फैक्टर इनकम का सम बनता है, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट्स ने लिया होना चाहिए वो इनकम। ठीक है। चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो बाहर हो। अब देखो डिफरेंस समझ रहे हो ना? डोमेस्टिक है कि इंडिया के बीच में ही वो इनकम कमाई होनी चाहिए, चाहे वो नॉन रेजिडेंट ने कमाई है चाहे वो अमेरिकन ने यहाँ पे आके कमाई है, लेकिन वो इंडिया में अगर है कमाई उसने, तो वो डोमेस्टिक इनकम बनती है। ठीक है। अब नेशनल इनकम कौन सी होती है? नेशनल इनकम होती है जो फैक्टर इनकम है, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है, चाहे वो इंडिया में है चाहे बाहर है, पर होना वो इंडियन ही चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी होती है कंट्री की? डोमेस्टिक टेरिटरी होती है पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन, जैसे जो बॉर्डर लाइन है वो आप कह सकते हो। ठीक है। अब इकोनॉमिक टेरिटरी कौन सी थी? जो जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्संस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ठीक है। तो ये होता है। अब आ जाते हैं कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम।
अब वो कह रहे हैं डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उस पे आते हैं। डोमेस्टिक इनकम वो सम टोटल है फैक्टर इनकम का जो जनरेट होती है टेरिटरी के बीच में, एक कंट्री के, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। बाकी चीज़ें सेम। अब ये कौन सी इंक्लूड करता है फैक्टर इनकम? रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स की दोनों, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में, ठीक है। लेकिन ये कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं करता? ये वो इनकम इंक्लूड नहीं करता अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स जो इंडिया डज सॉरी ये इंक्लूड बिल्कुल वो करता है जो नॉन रेजिडेंट्स ने कमाई होती है इंडिया में विद इन टेरिटरी। और कौन सी इंक्लूड नहीं करता? जो हमारे रेजिडेंट्स ने अदर कंट्रीज़ की डोमेस्टिक टेरिटरीज़ में कमाई होती है। मतलब जो हमारे इंडिया में नहीं कमाई गई वो बाहर कमाई गई है, लेकिन इंडियंस नहीं कमाई है, तो वो हम इसको डोमेस्टिक इनकम में नहीं। आप इस चीज़ को समझो, देखो डोमेस्टिक की सीधी लाइन खींच लो कि भाई टेरिटरी इंडिया के बीच में जिस भी बंदे ने कमाया है वो डोमेस्टिक इनकम हो जाता है। नेशनल इनकम मतलब इंडिया के किसी भी बंदे ने इंडिया रेजिडेंट जो होना चाहिए, जिसने भी फैक्टर इनकम कमाई है ना, वो हो गया नेशनल इनकम। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर। तो वही चीज़ें बस इन्होंने एक्सप्लेन की है, कुछ खास नहीं है। अब देखो ये फॉर्मूला लग जाता है इसमें, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम उनकी होगी और हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी, उसको कहते हैं नेशनल इनकम। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कौन सी होगी? फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी। सिंपल। अब नेट फैक्टर इनकम हमने कौन सी बाहर से आई है? उस कंट्री की, सपोज अमेरिका की बात करें, अमेरिका की फैक्टर इनकम जो अर्न की है हमारे रेजिडेंट्स ने, ठीक है, अमेरिका से, उसमें से माइनस करनी है जो फैक्टर इनकम नॉन रेजिडेंट्स ने करी है हमारी टेरिटरी में आके। ठीक है, समझ रहे हो? सपोज दो भाई मेरे अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने जो कमाई की उसमें से यहाँ पे एक बंदा बैठा है, वो 20,000 ले रहा है, वहाँ पे वो 40,000 कमा रहे हैं, तो 40,000 में से 20,000 जो माइनस होगा, ठीक है, वो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मतलब 40,000 तो उन्होंने वहाँ पे कमाए और 20,000 यहाँ से अमेरिका वाले बंदे ने कमा लिए, तो नेट कितना हुआ? 40 माइनस 20,000 आ गया, तो वो हो जाती है 20,000 नेट फैक्टर इनकम जो हमने अब्रॉड से कमाई। मतलब 20,000 रुपये मैंने अमेरिका से कमा लिया। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम मतलब जो यहाँ के लोगों ने, यहाँ की टेरिटरी के बीच में, वो प्लस जो 20,000 बाहर से आए वो, उन दोनों को मिला के क्या आ गया? नेशनल इनकम। ठीक है ना? चलो अब समझो इस चीज़ को। हमने पहले तो सारे डोमेस्टिक वालों को ऐड कर लिया और उसमें हमने क्या किया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया। अब नेट फैक्टर में क्या किया? बाहर वालों की कमाई में से अंदर इंडिया वालों की कमाई माइनस कर दी, तो वो आ गया नेट फैक्टर, तो उससे आ गया नेट नेशनल इनकम। ठीक है, कुछ क्वेरी रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और देखो एक चीज़ है, मेहनत बहुत लगती है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली थैंक यू। अब हमें नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या होता है, फॉर्मूला हमेशा ऑपोजिट हो जाता है। अगर इधर से इधर वापस जाना ना, तो क्या होगा? नेशनल इनकम में से ये वाला माइनस करके डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इधर चलेगी तो ये प्लस जो था वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, कन्वर्ट उल्टा करना हो तो याद रखना प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है और माइनस वाली चीज़ दूसरे में प्लस हो जाती है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कंसेप्ट्स। देखो वो कह रहे हैं कि इन दिनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों चीज़ें आइडेंटिकल हैं, क्योंकि सारी प्रोडक्शन जो होती है वो फैक्टर इनकम में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए फर्स्ट राउंड में जो फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स हायर करके या किसी तरीके से, तो सेकंड रन में वही फर्म जो है वो इनकम देती है, डिस्ट्रीब्यूट दे रेवेन्यू वो दे देते हैं, चाहे सेल के थ्रू या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, जैसे भी। तो हाउस होल्ड्स को क्या मिलता है? या तो लेबर को एम्प्लॉयज़ मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है, वेजेस मिलते हैं, या फिर लैंड के लिए रेंट मिलता है, या इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के लिए, मतलब पैसे पे ब्याज मिल जाता है, और या फिर प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें आ जाती है फैक्टर इनकम में। और ये डोमेस्टिक इनकम होती है इन चारों का टोटल, और डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डेफिनेटली डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है,
तो डोमेस्टिक इनकम हो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, आप सेम चीज़ लिख सकते हो। डोमेस्टिक इनकम की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, तो नेशनल इनकम की जगह भी नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इनके ये देखो, इनको एनडीपी एफसी ये लिखा हुआ है ना, जो इनको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम को एनडीपी एफसी करके डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम को नेशनल नेट इससे एनएनपी करके डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब आगे ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी और एनडीपी की बात करते हैं। अब देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है ना, मतलब डोमेस्टिक इनकम जो होती है, वो किस तरीके से मेजर होती है? दो तरीके से, या तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। अब डेप्रिसिएशन होती है। फिक्स कैपिटल, जैसे मैंने एक मशीनरी लगा रखी है, भाई उसकी 10 सालों में उसकी वैल्यू तो गिरेगी ऑब्वियसली। आज मैंने एक सपोज फ्रिज ले ली फॉर एग्जांपल, मशीन ही है वो भी एक तरीके से, या कार ले ली, वो 10 साल बाद उतनी माइलेज तो नहीं देगी, डेप्रिशिएट होएगी ना उसकी वैल्यू। डेप्रिशिएट मीन्स कम होना, उसकी वियर एंड टीयर, मतलब उसके पुर्जों में हलचल होने की वजह से, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर, जैसे वियर एंड टीयर होता है ना, कि भाई कोई रिपेयर का खर्चा आ गया, कुछ कुछ स्क्रैच पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, उन चीज़ों की वजह से जो रेट में कमी होती है ना, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, फिक्स कैपिटल की जो कंजम्पशन होती है, तो वो है डिफरेंस जीडीपी और एनडीपी में। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी में डेप्रिसिएशन और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाते हैं ऐड। ठीक है, मतलब जीडीपी ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे और नेट डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एनएनपी क्या होता है? एनएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वही जो हमने अभी पढ़ा नेशनल इनकम, वो उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो एनएनपी आ जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट में जब डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो जीएनपी आ जाता है। देखो, यहाँ पे ऐसी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, लेकिन आप आसानी से पहले टर्म्स लिखना। क्या नेशनल प्रोडक्ट होता है? क्या नेशनल इनकम होती है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम अभी जो मैंने समझाया आपको, कि फैक्टर इनकम जो भी हमने कमाई होती है, किसने? नॉर्मल रेजिडेंट्स ने। ठीक है, चाहे यहाँ कमाई है चाहे बाहर कमाई है, वो होती है नेशनल इनकम, यानी नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस जीडीपी क्या हुई? डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या थी? डोमेस्टिक इनकम क्या थी? जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई हो, चाहे इंडियंस ने कमाई हो चाहे बाहर वालों ने कमाई हो। ठीक है, फॉर्मूलाज में लिखते जाना आसानी में। फिर से दोबारा समझा रही हूँ। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस पे होती है, एक फैक्टर कॉस्ट पे होती है। अब देखो, कोई डिफरेंस नहीं है, वो कह रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। और जब तक कि हम दो चीज़ें कंसिडर नहीं करते, टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर को अलग अलग से। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर कोई नहीं हो इकोनॉमी में। अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर को भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो टैक्स और सब्सिडीज स्टार्ट हो जाती है अपना रोल निभाने। ठीक है, उसमें टैक्स भी आ जाते हैं कि भाई सरकार को तो टैक्स भी चाहिए, सब्सिडी भी चाहिए, सब कुछ हो जाते हैं। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे अलग अलग डिफरेंट एग्रीगेट्स बन जाते हैं। अब देखो कैसे होते हैं। अब गुड्स के ऊपर टैक्स लगते हैं, जिससे प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाता है। अब सपोज किसी 10 रुपए की एक चॉकलेट बन के आ रही है, ठीक है, उस पर अगर हमने 3 रुपए का टैक्स डाल दिया तो वो चॉकलेट कितने की बन जाएगी? 13 रुपए की। तो मतलब क्या हो गया? जो प्राइस है वो बढ़ गया। तो टैक्स ऑन गुड्स tend to raise the market price of goods. Accordingly, domestic product at market price is increased. Obviously, तो डोमेस्टिक इनकम भी तो बढ़ गई ना फिर मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो इसी तरीके से सब्सिडीज जो होती हैं वो मार्केट प्राइस को कम कर देती हैं। तो अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो उससे मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सब्सिडी क्या होता है? जैसे हम सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर सपोज हमने 1000 रुपया भरा उसका, तो हमें वो सरकार क्या कहती है कि भाई तुम अभी 1000 रुपये का ले लो, 200 रुपया हम आपको बाद में वापस कर देंगे सब्सिडी। ठीक है, तो वो हमें सब्सिडी एज मिल जाती है। तो उससे क्या होता है? मार्केट वैल्यू जो प्राइस जो होता है उसका वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब मेरे को तो फाइनली 850 में पड़ी ना, 750 की पड़ी ना, अगर 250 कम हो रहा है तो। ठीक है, तो वो हो जाती है सब्सिडी। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को रिस्टोर करना है, तो हम क्या करते हैं? हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को डायरेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस करते हैं और हम सब्सिडीज को उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आगे दिए होते हैं। ये फॉर्मूलाज बस आप मेक श्योर अपने याद रखें कि इस तरीके से समझो बेसिकली, तो अपने आप आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों में। ठीक है,
तो अभी के लिए मैं इतना ही वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है। बाकी का आप नेक्स्ट वीडियो में आप मेरी प्लेलिस्ट में जा लो और आपका 12th का सारा सॉल्व है, आप देख सकते हो। +1 12 सारा सॉल्व है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।